बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। 7.2 के प्रीवियस पार्ट 1 में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो इस पार्ट से डिफरेंट थे, इसलिए हम इसके लिए भी अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले समझेंगे, देन एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो आज हम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जब आपके पास ऐसी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, जैसे हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल, अगर आपके पास हॉरिजेंटल लाइन आएगी ना ऐसे वाली, ये अब ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट होता है ना इस तरह करके होता है, ऐसे ही होता है ना। अब मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, ये किसके ऊपर कट कर रही है? ये वाई वाली लाइन के ऊपर कट कर रही है ना। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। अब ये वाई वाली लाइन के ऊपर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब वाई वाली लाइन कट करेगी तो एक्स एक्सिस के ऊपर वो आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो वाई वाली लाइन के ऊपर कट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाई वाली लाइन का ही आंसर देगी। और इसी तरह अगर ऐसे वर्टिकल लाइन आ जाएगी ना इस तरह, ऐसे आप वर्टिकल लाइन वाला देखें कहाँ पे कट हो रहा है, एक्स के ऊपर कट हो रहा है। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये किसका आंसर नहीं दे सकता? वाई का आंसर नहीं दे सकता। यहाँ पे आंसर किसका देगा? एक्स का, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है ना ऐसे करके, तो ये एक्स का आंसर देगा। तो ये पॉइंट हमने अभी क्वेश्चंस में पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया। नेक्स्ट आपके पास कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ टाइप्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें y क्या है, x क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे m जो है वो सबसे पहले क्या है, स्लोप है, और y और x वेरिएबल्स हैं। c जो है वो x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें क्या है, x इंटरसेप्ट है या फिर y इंटरसेप्ट है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहा जाता है। सेकंड जो इसका पार्ट है या सेकंड जो इसकी फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि हमें एक पॉइंट दिया जाएगा इस तरह करके, जिसमें एक x होगा और दूसरा y होगा, और एक हमें स्लोप दी जाएगी। जब हमें ये दोनों चीज़ें दे दी जाएंगी, गिवन होंगी, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसके अंदर आपने पुटिंग कैसे करनी है, ये आपके पास x1 होगा, ये y1 होगा, इन दोनों की पुटिंग कर लेंगे और y और x ज्वाइन होके एक इक्वेशन बना लेंगे। याद रहे ये सारे के सारे इक्वेशंस के लिए यूज होंगे, इक्वेशन के बगैर वाले के लिए जो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था वो यूज होंगे। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म में ये क्या है, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, इसी तरह y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अब इसमें क्या होता है कि आपने इसमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा का भी यूज करना है। नेक्स्ट आपके पास है 2.5 में, यानी कि आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसमें आपने इस तरह की इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है कि जो पहला पॉइंट होगा उसका जो फर्स्ट वाला होगा वो x1 होगा, दूसरा y1 होगा, इसी तरह x2 और y2। अब इसके अंदर आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन, इसी तरह इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन x2 माइनस एक्स वन। अब आप इसको एक और शेप में भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। इस y2 जो इस x माइनस एक्स वन है ना, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, और ये जो y2 माइनस वाई वन है इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, सिर्फ इसी की चेंजिंग हुई है, बाकी सारा का सारा एज इट इज है। इसको मतलब आपके एक सेकंड शेप भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ जो इसकी फॉर्म है उसकी तरफ। अब ये फॉर्म कौन सी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट कट करने वाली फॉर्म कौन सी है, x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। फिफ्थ क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, x कॉज अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब आपने करना ये है कि जब आपका इसका आंसर आ जाएगा ना, तो वो आंसर कुछ इस शेप में आएगा। सबसे पहले आपके पास एक कंपोनेंट होगा, उसके साथ x वेरिएबल होगा, फिर b कंपोनेंट होगा, फिर y वेरिएबल होगा, और फिर एक कांस्टेंट सिंपल दे दिया जाएगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल्स के बीच में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी अगर लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स के अंदर होगी, ठीक है, उसको स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। यानी कि जब उसकी हम यहाँ पे कोई लाइन बनाएंगे ना कोऑर्डिनेट के अंदर, तो वो स्ट्रेट होगी, ऐसे होगी, ठीक है, वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 फॉर्म्स ख़त्म हो गई हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। 5 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस पार्ट 1 में ख़त्म कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, आपने लाजमी पूरा करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। अब यहाँ पे फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, अब आपको सारे पार्ट्स दिए गए हैं कि द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू। अब मैंने आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके लिए आपने y का आंसर निकालना है, और अगर वर्टिकल लाइन होगी तो फिर आपने उसके लिए x का आंसर निकालना है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो वो y वाली लाइन को कट कर जाएगी, y वाली लाइन को कट करेगी ना, ये y की लाइन होती है, इसको ये कट कर जाएगी। और अगर यहाँ पे आपके पास वर्टिकल लाइन होगी तो वो क्या होगी, एक्स वाली लाइन को कट कर जाएगी, इसीलिए उनके आंसर्स इस तरह दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, ये पॉइंट दिया गया है, इसमें एक्स वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? दो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं ना, पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। अब हमने एक्स का आंसर निकालना है या वाई का आंसर निकालना है? चूंकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर शो करवाना है इसको, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कट कर रही है? वाई को कट कर रही है, तो हमने वाई का आंसर निकालना है। वाई इज इक्वल टू -9 है, तो ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगी? y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। -9 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी तरह वर्टिकल लाइन वाला भी हमने शो कराना है कि x इज इक्वल टू -5, क्योंकि x वाले के ऊपर होगा तो x इज इक्वल टू -5, -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट कहते हैं थ्रू पॉइंट a -6 5 हैविंग स्लोप 7, कि जो पॉइंट a है उसके एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, वो पॉइंट ए है और -6 और 5 यानी कि x और y उसके नंबर्स हैं। हैविंग स्लोप यानी कि उसकी जो स्लोप है वो क्या है? 7 है। अब आप यहाँ पे देखें, रिमेंबर करें कि जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में फॉर्म्स पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा कौन सा फॉर्म, ऐसी कौन सी फॉर्म थी जहाँ पे एक पॉइंट और स्लोप को पुट करने से हमें इक्वेशन रिक्वायर हो जाती थी। अब वहाँ से हम एक दफ़ा फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी फॉर्म थी। यहाँ पे जब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब आपको एक पॉइंट और स्लोप दी जाएगी फिर आपने क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो अब आपने यहाँ पे ये पुट कर लिया। अब इसके अंदर पुटिंग करें, x1 जो है वो माइनस x1 5 है, और जो y1 है वो माइनस सॉरी x1 जो है वो हमारे पास ये वाला है ना -6, और y1 जो है वो क्या है? 5। तो इनके अंदर ये सारी पुटिंग कर देते हैं। y1 5 आ गया, x1 -6 है, इसके लिए इसको ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 7 और x प्लस 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7x प्लस 7 6 टाइम 42 और -5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब सारे को यहाँ पे ले आए तो 7x इधर आके ये क्या हो जाएगा? अच्छा, आपने ये लाजमी याद रखना है कि जो x वाला वेरिएबल है ना उसको पॉजिटिव लाजमी होना चाहिए क्योंकि वो स्टार्ट में आता है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने उधर ही छोड़ देना है जहाँ पे वो पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नेगेटिव होता ना तो फिर मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले आती ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, लेकिन अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस वाले को सारे को उठा के इधर ले आए ताकि ये नेगेटिव ना हो। तो ये इधर इस साइड पे जब आएगा तो 7x प्लस 42 एज इट इज रहेगा, ये y इधर आके -y हो जाएगा, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, और इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब 42 और 5 को आपस में प्लस माइनस कर लेंगे तो ये प्लस 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 होता है, 42 और 5 कितने हो गए? 47। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आ गई है। अब डी वाले पे देखें, थ्रू A3 मतलब कि ये एक पॉइंट है हैविंग स्लोप 0, सेम वैसे ही है, एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरी स्लोप दी गई है। इसको पुट करें तो ये हमारे पास m0 है वो पुट किया, 0x - 8 से मल्टीप्लाई हुआ, सारा का सारा 0 हो गया, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन बन गई। अब ई में देखें कि सेम वही चीज़ है, एक पॉइंट दिया हुआ है और साथ अनडिफाइंड जो है वो स्लोप दी गई है। अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है? हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा 1 डिवाइडेड बाई 0। जब आपके पास 1 डिवाइड बाई 0 आया था तो आपने उसको इनफाइनाइट बोला था ना, अनडिफाइंड बोला था। तो वो जो 1 डिवाइड बाई 0 है वो आपने अनडिफाइंड की जगह पुट कर देना है।
अब जब यहाँ पे पुट किया तो ये 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस पूरे को 0 कर देगा। यहाँ पे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 8 रह जाएगा, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट जो f पार्ट है वो है थ्रू, अच्छा इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए, वो जो हमने फोर्थ में पढ़ा था, फोर्थ वाली जो फॉर्म थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था जब दोनों पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे तब आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों को यूज़ किया है। अब यहाँ पे y, x, x1 ये सारे कहाँ पे हैं, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इन सब की पुटिंग इस पूरे फॉर्मूले के अंदर कर दी जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस 3, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 5, इस ये -1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 5। अब इन सब को जो साइंस हैं वो हमने सबसे पहले ठीक कर दिए हैं। अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं। अगेन सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस -3 में से 1 निकाले 2, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सारा ये कर दिया है 14, तो ये 2 और 14 आ गए। y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 14। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कट कर देना है, 2 1 टाइम 2 ये वाला, और 2 7 टाइम 14, ठीक है, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे 1 और 7। अब y प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 7 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7y प्लस 7 3 टाइम 21, और ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। तो अब हम क्या करना है कि ये जो यहाँ पे देखें x कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, जब आपको पता लग जाएगा ना कि x यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो आपने उसको उधर ही छोड़ देना है। यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, इस वाली पूरी इक्वेशन को उधर उठा के लेके आए, सारी उधर लेके आए, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो f वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। तो g वाले पार्ट की तरफ आते हैं। y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप 5, ये वाला फॉर्मूला हमने स्टार्ट में पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, उसको स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें y इंटरसेप्ट 7 है, ठीक है, y इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये x के ऊपर लाया होगा। अच्छा, y इंटरसेप्ट वाला आपने याद कर लेना है कि जब y के ऊपर कट करेगा तो फिर वो लाई करेगा कि y इज इक्वल क्या है, x है, और जब x के ऊपर होगा, x इंटरसेप्ट होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। तो ये देखें y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब है हमने इसको पुट किसके अंदर करना है, c वाले के अंदर करना है, ठीक है, ये इसका अब c हो जाएगा। और अगर x इंटरसेप्ट होगा तो फिर जो x वाला होगा वो होगा। तो ये अब मैंने पुटिंग की, सारी स्लोप मेरे पास m है, वो यहाँ पे पुट की -5, तो ये यहाँ पे पुट हो गई -5। अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू -5 स्लोप की जगह, -7 किसकी जगह, c की जगह, तो ये आ गया y प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें y का स्टार्ट में होना ज़रूरी है। अच्छा, आगे क्या है, एज। इसमें देखें हमें 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। अब आपने दोनों के लिए जब दोनों इंटरसेप्ट आ जाएंगे फिर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, x डिवाइडेड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। इसके अंदर आपने करना ये होता है कि जो a वाले होते हैं ना, a वेरिएबल है, उसके अंदर आपने x इंटरसेप्ट वाले को पुट करना है, और जो b वाला वेरिएबल है उसके अंदर आपने y इंटरसेप्ट वाले को पुट करना है। ये x इंटरसेप्ट हमारे पास -3 है, हमने इसको पुट किया, और y इंटरसेप्ट 4 है, इसको पुट किया। यहाँ पे आप देखिए ये पुट हो गया। अब -3 और 4 का एलसीएम ले लिया, जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 12 आ गया, और 3 4 टाइम 12 होता है तो 4x आ गया, इसी तरह 4 3 टाइम 12 होता है तो 3y आ गया, इसके साथ माइनस था, ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब -4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 12, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब 4x को पॉजिटिव करने के लिए, स्टार्ट में है ना x, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +4x माइनस 3y, और ये 12 इधर आके क्या होना था, -12 होना था। चूंकि हम ये सारी इक्वेशन उधर लेके गए हैं तो ये उधर जो 12 प्लस था वो वैसा के वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका जो आई वाला पार्ट है, लास्ट इसका पार्ट है वो, कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9 एंड स्लोप 4। अब यहाँ पे देखें हमें एक इंटरसेप्ट दिया है और दूसरा क्या है, दूसरा स्लोप दी गई है। तो ये देखें
अब एक्स इंटरसेप्ट सिर्फ -9 है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे पॉइंट कैसे बनेगा? तो पॉइंट हमने खुद बना लेना है, क्योंकि हमें एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है वो -9 है, वाई तो नहीं ना दिया गया, तो उसको 0 पुट कर लें। अब जहाँ पे वाई 1 होगा वहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। 0 पुट किया, उसके बाद ये एम स्लोप -4 थी, ये यहाँ पे पुट की, और जो एक्स इंटरसेप्ट था, एक्स था x1, वो -9 था, वो यहाँ पे पुट कर दिया। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +9। अब इस पूरे -4 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा -4x माइनस प्लस माइनस -9 4 टाइम 36, तो ये आ जाएगा 4x। इसको पॉजिटिव करना है ना x को, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +4x -36 +36 हो जाएगा। y पॉजिटिव पहले ही था इधर, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ तक आई पार्ट भी सॉल्व हुआ है और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले समझने की जरूरत है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने क्या करना है, इक्वेशन को फाइंड करना है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। अब आपको ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, ये ए है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, यानी कि वो यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है इसके ऊपर। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, इन दोनों में से स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इन दोनों की स्लोप निकालेंगे ना, तभी आप इस लाइन की भी स्लोप निकाल सकेंगे। इस इक्वेशन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास ये वाली स्लोप आएगी तो ये स्लोप आएगी, क्यों? क्योंकि जब आपके पास इसकी जो स्लोप आएगी ना, उसका जो अपोजिट आप लेंगे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, वो वाली स्लोप होती है। अपोजिट से मुराद है, फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 2/3, तो जो इसकी अपोजिट स्लोप होगी वो 3/2 हो जाएगी। तो इस तरह आपकी अपोजिट जो स्लोप होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होगी। आइए सबसे पहले इसकी स्लोप निकालते हैं ए और बी की। यहाँ पे देखिए मैंने स्लोप ऑफ ए भी निकाली है, वैसे के वैसे ही स्लोप निकालनी है जैसे हमने पहले निकाली थी पार्ट 1 में, कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x1 y1 सारों को रिप्रेजेंट किया और आंसर निकाला, तो 1/2 आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो अपोजिट होगी, अपोजिट लाइन होगी, जो बाइसेक्टर वाली होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, वो आपकी अपोजिट स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे -2/1 है। माइनस का आपने लाजमी देखना है, क्योंकि आपने जब पार्ट 1 में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि जब हम m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। ये परपेंडिकुलर के अंदर पढ़ा था ना। अब ये -1 जो है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस नेगेटिव। तो इसके लिए आपने माइनस का यहाँ पे जो एडिशन है माइनस की, वो लाजमी करनी है। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू -2/1 इज इक्वल टू -2, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये -2 आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए और बी को ये पॉइंट्स थे, इसके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसके लिए आपने इसकी मिड पॉइंट्स को निकालना है, यानी कि अगर आपके पास ये ए और बी वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले दो पॉइंट नहीं हैं, तो फिर क्या आप इसमें से स्लोप को निकाल सकते हैं? स्लोप को भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं। आपको असल में इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, स्लोप तो आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को निकाल के इसकी इक्वेशन को फाइंड करना है। तो इन पॉइंट्स को निकालने के लिए आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सारों को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 6 और 13 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने क्या करना है, इसमें से इक्वेशन को फाइंड करना है। स्लोप आपके पास कौन सी वाली होगी, जो आपने बाइसेक्टर वाली यहाँ पे निकाली होगी। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस 1 आपके पास पॉइंट भी है और आपके पास स्लोप भी है। इन दोनों से आपने इक्वेशन को फाइंड करना है। y माइनस y1 कौन सी वाला है, ये 13 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह स्लोप अपने पास -2 आई थी, वो यहाँ पे पुट की। x माइनस x1 क्या है, 6 है, ये देखें ये 6 है। अब यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो इस साइड वाला 2 था ना, ये वाला, ये 2 आप ये देख लें, ये वाला 2, ये 2 यहाँ पे इस पूरे के साथ LCM में डिवाइड होगा, यानी कि जो हम
इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, इसके नीचे 1 है, तो इस पूरे का हमने एलसीएम ले लेना है, तो ये आ जाएगा 2y। अब 1 2 टाइम 2 होता है ना, अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूँ तो 1 2 टाइम 2 होता है, ये आ जाएगा 2y माइनस इसी तरह 2 1 टाइम 2, तो ये आ जाएगा 13, 13 1 टाइम 13। अब यहाँ पे देखें ये आ गया 2y माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 2x प्लस 12। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये आ जाएगा 2y माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 24। अब इसकी इक्वेशन बना लें, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x और इसी तरह ये प्लस 24 माइनस 24 हो जाएगा, ये माइनस 13 एज इट इज़ रहेगा और ये आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपस में माइनस प्लस कर लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 और 2 और 1 3। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ये 2y प्लस था, ये एज इट इज़ रहेगा और 4x भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारी जो इसकी फाइनल इक्वेशन है वो बन चुकी है। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, ये आपके पास पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है कि आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस पॉइंट में से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को फाइंड करना है। गिवन जो आपके पास स्लोप है, पहले हमने स्लोप को निकाला था ना, अब आपके पास स्लोप भी दी गई है। स्लोप क्या आपके पास क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब अगर आपने जो स्लोप निकालनी है जिसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की निकालनी है, तो आप माइनस, यहाँ पे माइनस होता है ना, हम जब स्लोप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की निकालते हैं तो माइनस की एडिशन करते हैं ना, तो इसके पास माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब इसको ऑपोजिट लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब सीधा सीधा आपने इक्वेशन निकाल लेनी है, क्योंकि आपके पास पॉइंट भी है, ये देखें यहाँ पे पॉइंट भी है और स्लोप भी है। पहले ना हमारे पास पॉइंट था और ना ही स्लोप थी, हमने दोनों को फाइंड करके फिर उसकी इक्वेशन फाइंड की थी। यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है, तो इन सारों को पुट करते हैं। y1 हमारे पास 6 है, ये देखें यहाँ पे -6 था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इसी तरह ये -4 था, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। और जो स्लोप थी वो 2 डिवाइड बाई 3 थी, वो यहाँ पे आ गई। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 टाइम 3y प्लस 3 6 टाइम 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 4 टाइम 8। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, तो ये 2x यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने दे, बाकी सारे को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये -3y और -18 हो जाएगा। ये 2x प्लस 8 उधर ही रहेगा इज इक्वल टू 0 को दूसरी साइड पे ले जाए, तो 2x -3y प्लस -18 में से 8 निकाले -10 आ गया। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है, 11 और -5 है, और जो स्लोप है वो क्या है, -24 है। अब आपने इस पॉइंट और इस स्लोप के थ्रू इसको पैरेलल करना है। याद रहे पैरेलल, परपेंडिकुलर में आप माइनस की एडिशन करते थे और ऑपोजिट करते थे, पैरेलल में वही होती है जो एक स्लोप दूसरी वाली की होती है। यानी कि अगर आपके पास -24 है तो फिर दूसरी वाली की भी वही स्लोप होगी -24, क्योंकि वो पैरेलल है ना, इक्वल है। तो ये -24 इक्वल वाला कंसेप्ट हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि जब आपके पास पैरेलल आएगा तो वो स्लोप इक्वल आ जाएगी, m1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगी। और जब आपके पास परपेंडिकुलर आएगा तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके इक्वल आना चाहिए -1 के। तो ये -24 आपकी स्लोप है, इसको आपने पुट किया, और जो पॉइंट्स आपके पास दिए गए थे 11 और -5 उनको आपने x1 और y1 के थ्रू यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ पे ये +5 आ गया। +5 क्यों आया, क्योंकि -5 था तो माइनस माइनस +5 आ गया। और ये -11 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्मूले वाला माइनस आया था। तो ये इसको अब मज़ीद सॉल्व कर लें। -24 को इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x माइनस माइनस +24 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 264 आ गया। अब ये 24x यहाँ पे पॉजिटिव होने के लिए आया है, इसी तरह +264 भी इधर आके -264 हो गया, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा। अब ये y + 5 एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि हम इसको कहीं नहीं उठा के लेके गए, इसकी जगह पे किसी और यहाँ पे इक्वल की दूसरे साइड वाले नंबर्स को लेकर आए हैं, तो ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। अब ये 24x + y
प्लस माइनस माइनस 264 में से 5 माइनस किए तो 259 आ गया, बट देखो उनके पास माइनस का साइन है, तो ये आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। कि यहाँ पे आपके पास जो भी पार्ट्स दिए गए हैं, आपने उन सब को एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी कि फर्स्ट वाली में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली में कन्वर्ट करना है। इसको हमने बोला था ना कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहा जाता है। एंड नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म में भी आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये देखें, हमने यहाँ पे छोड़ना किसको है, y वाली को छोड़ना है। ये यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, ये y है, -4y है। y क्यों है यहाँ पे, क्यों इस y को छोड़ा है, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। यही है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके थ्रू आपने इसका आंसर लेके आना है, और फिर आपने बताना है कि y का आंसर आपका क्या आया है, m स्लोप आपकी क्या आई है, और c। मेन जो आपके काम है वो है m और c का लाना, ठीक है। और x और y को, x और जो y है वो आपके एज इट इज वेरिएबल्स की तरह ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 4y है, m यहाँ पे देखें y हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -4 को आपने उठा के क्या करना है, दूसरी साइड पे लेके जाना है। इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, ये माइनस इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बच जाएगा सबके पास। देखें किसी के पास भी अब माइनस नहीं है, सबके पास प्लस है। ये 4 इधर आके डिवाइड हुआ, इसको कट किया, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, ये दोनों कट नहीं हो सकते थे, एज इट इज आ गए। अब यहाँ पे देखें स्लोप m हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 है, c हमारे पास क्या है, 11 डिवाइड बाई 4। ये हमारे पास इसके आंसर है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आई है इसकी, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमने क्या करना है, इसकी नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करना है। नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करने के लिए हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड करना भी ज़रूरी होगा। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्या करना है, 11 जो है जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। ये +11 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब जो इक्वल की दूसरी साइड पे है ना, उसको हमने पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर लेना है, पूरी इक्वेशन के साथ। तो डिवाइड करें, ये देखें आपके पास ये इस तरह आ जाएगा। अब देखें -11 डिवाइडेड बाई 2 आया है, 11 डिवाइड बाई 4 आया है। इसको पूरे को मैंने नीचे क्यों लिया है, क्योंकि ये a है और ये b है, और a और b का होना ज़रूरी था नॉर्मल फॉर्म के लिए, इसीलिए मैंने इस वाले टू इंटरसेप्ट फॉर्म को चूज़ किया है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए यहाँ पे आप देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला था ना, इसका आंसर इसी शेप में आना चाहिए। तो a हमारे पास क्या है, 2 है, इसी तरह b क्या है, -4 है, और c क्या है, 11 है। हमने इस इक्वेशन से लिया है ये 2 4 और 11। अब यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू, ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर आ गया। अब नॉर्मल फॉर्म को निकालने जा रहे हैं, तो ये p इज इक्वल टू, ये c का डिटर्मिनेंट लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अच्छा c क्या है, c 11 है, 11 लिखा यहाँ पे। तो ये स्क्वायर रूट आ गया a स्क्वायर, a क्या है, a 2 है, 2 का स्क्वायर लिया, प्लस -4 का स्क्वायर लिया। इसका जो पावर है वो इवन में है ना, तो इसका मतलब है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो 4 4 टाइम 16 और 2 2 टाइम 4, 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। अब हमने इसका मजीद स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे ही है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, 2 स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आ गया, 2 स्क्वायर रूट 5। अब 11 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 5 जो है वो इसका आंसर आ चुका है नॉर्मल फॉर्म का। अब हमने क्या करना है, कॉज अल्फा और साइन अल्फा को फाइंड करना है। क्योंकि हमने नॉर्मल फॉर्म में यही पढ़ा था ना, x कॉज अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p, तो इसके लिए हमें कॉज अल्फा साइन अल्फा लाजमी फाइंड करना पड़ेगा। अब सेम आपने वैसे ही कॉज अल्फा सिर्फ यहाँ पे लगा देना है, तो ये आ जाएगा अल्फा, अल्फा का आंसर लेके आना ना, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉज का इनवर्स और 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 11 डिवाइड बाई ये ऐसे आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 है ना, ए का आंसर क्या है, 2 है, डिवाइड बाई ए का आंसर कॉज अल्फा के लिए आएगा ना, तो ये जो 2 है ये दोनों आपस में काट के ये 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। अब हमने कॉज इनवर्स लेना है, तो ये 63.45 डिग्री इसका आंसर आ चुका है। अब इसी तरह हमने अल्फा इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास आंसर आया है ये क्या है,
ये आंसर 63.45 डिग्री आया था ना, लेकिन ये माइनस की फॉर्म में था, नेगेटिव था। तो नेगेटिव जब भी हो जाए तो हमने पहले भी ये पढ़ा था कि 180 के साथ इसको माइनस कर दिया जाता है। तो ये 180 माइनस 63.45 डिग्री हुआ, तो आंसर आया 116.55 डिग्री। अब इसी तरह हमने अब एक्स कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का जो यूज़ कर लेना है कि कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का आंसर क्या आया है, ये साइन अल्फ़ा है ना, 116.55 डिग्री, सॉरी ना 116.55 डिग्री। अब कॉज अल्फ़ा का आंसर हमने पुट किया ना, तो अल्फ़ा जो है वो सारे पुट कर दिए, पीछे आंसर क्या बच गया हमारे पास, एक्स कॉज, कॉज का आंसर निकाला, इसी तरह साइन कैलकुलेटर पे लिखा और साथ आगे ये लिख दिया। अब दोनों को आपस में प्लस कर लें तो आंसर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। अब करते हैं इसके बी पार्ट को, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेम वैसे ही आपने सारा कुछ करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किया, तो आपका m यहाँ पे क्या आ गया, -4 डिवाइड बाई 7, और c क्या आ गया, 2 डिवाइड बाई 7। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने सारी की सारी इक्वेशन मजीद लिखनी है सेम, फिर आपने इज इक्वल टू 2 है ना, 2 के साथ सबको डिवाइड कर लेना है। जब 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, ये देखें x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और b इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब मजीद नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करना है। नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इस फॉर्मूला यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें आपने ए बी सी की सबसे पहले पुटिंग कर लेनी है। पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 65। अब इस 2 डिवाइड बाई 65 को आपने क्या करना है, कॉज अल्फा से सबसे पहले आंसर निकालना है। अल्फा का आंसर निकालने के लिए तो अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स हो जाएगा, ए आपके पास 4 है, 4 डिवाइड बाई इसका आपका आंसर क्या आया था 65, स्क्वायर रूट 65 आया था, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब स्क्वायर रूट 65 देखें किसके इक्वल होता है, 8.062 के। अब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो 0.496 आंसर आया। इसका कॉज इनवर्स लिया तो आंसर आया 60.264। अब ये आंसर आ चुका है, ये किसका आंसर है, अल्फा का आंसर है। अब ये देखें ये पॉजिटिव आंसर है ना, इसलिए हमने इसको 180 से माइनस नहीं किया, अगर माइनस में आता फिर हम इसको चेंज करते। तो ये आपके पास एक्स कॉज अल्फा, अल्फा में आपने सारी पुटिंग की 60.26, इसी तरह यहाँ पे भी अल्फा की पुटिंग की, तो आपके पास आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 65 और इज इक्वल टू, ठीक है। और एक्स कॉज, कॉज के आगे अल्फा का आंसर ये है, इसका भी आंसर ये है, और ये आ गया 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ तक हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो चुकी है बी पार्ट की। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है और फिर इसमें से y को सेपरेट कर लेना है। जब y को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास m का आंसर यानी कि स्लोप का आंसर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 15, और c का आंसर यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। c का आंसर क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह टू इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड करना है, सारी इक्वेशन लिख लेनी है यहाँ पे और फिर डिवाइड कर देना है -3 से। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a का आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 और b का आंसर आएगा -1 डिवाइड बाई 5। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म को आपने फाइंड करना है, उसके लिए आपने ए बी सी सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है सबसे पहले। फिर आपने जो फार्मूला है P इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके थ्रू आंसर निकालना है P का, नॉर्मल फॉर्म का। तो वो आंसर देखें क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 17। अब इसी आंसर को आपने याद रहे लास्ट पे पुट करना है ना यहाँ पे। तो कॉज अल्फा और साइन अल्फा को पुट करने के लिए, अल्फा आपको पुट करने के लिए कॉज अल्फा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कॉज अल्फा यूज़ करते हुए आपने अल्फा का आंसर निकाला, वो आपका क्या आया था 298.04। आपने उसको यहाँ पे 298.04 लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आगे ज़ीरो है, इस वजह से आप इसको 298 ही लिखेंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। सारी आपने जो इक्वेशंस हैं उसमें देखना है कि क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो परपेंडिकुलर हैं, या वो नाइदर पैरेलल नॉर पैरेलल हैं। तो सबसे पहले आपने स्लोप्स देखनी है। याद रहे पहले जब हम पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर को फाइंड करते थे तो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते थे y2 माइनस y1 वाला। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, वहाँ पे पॉइंट्स तो होते थे ना, यहाँ पे इक्वेशंस हैं, इसलिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये उससे डिफरेंट है।
तो ये देखें y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, m1 देखें यहाँ पे क्या आ गया -2 आ गया। अब यहाँ पे देखें 2y, ये दूसरी जो इक्वेशन है ये वो है 2y इज इक्वल टू -4x, ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। इसमें y इज इक्वल टू -4/2x -5/2 आ गया। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 -2 बच गया। अब इसमें m2 जो है वो क्या है -2 है। देखें दोनों के सेम है ना m1 और m2, तो ये हम जब हमारे पास m1 m2 पैरेलल इक्वल हो गया है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पैरेलल है। ये पहला जो पार्ट है ये पैरेलल आ चुका है। सेकंड पार्ट को देखें, यहाँ पे हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। इससे सबसे पहले हमने स्लोप निकालनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 आ जाएगा। अब देखें m हमारे पास क्या है 2/3 है। यहाँ पे देखें 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 8 आया, ये 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो m2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -3/2। अब देखें आपने परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला पढ़ा था m1 को मल्टीप्लाई m2 करने से इज इक्वल -1 आंसर आना चाहिए, ऐसा ही था। और जब हमने इनकी कटिंग की तो हमारे पास -1 आंसर आ गया और इससे प्रूव हो गया कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। सो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमारे पास बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट के लिए 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों की आपने स्लोप्स फाइंड कर लेनी है y इज इक्वल टू mx प्लस c के थ्रू। तो जब आप दोनों को फाइंड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू -1/2 और m2 इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखें कि क्या ये पैरेलल है, नहीं। क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है 11 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, आपके पास एक लाइन है, उसकी जो पॉइंट है वो दिए गए हैं, एंड पैरेलल टू द लाइन, और उसकी जो इक्वेशन की लाइन है वो भी दे दी गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें से m यानी कि स्लोप को फाइंड करना है, और स्लोप को इक्वेशन में से फाइंड करना बहुत इजी हो गया क्योंकि हमने पहले भी यही क्वेश्चन नंबर 11 में किया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू हमने m को फाइंड कर लेना है। m कहाँ पे है, ये है, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 2/7। अब इसमें से पॉइंट भी दे दिया गया है और स्लोप भी दे दी गई है, तो इक्वेशन को फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। पुटिंग करते हैं -4 और 7 की, तो y1 7 है और जो x1 है वो -4 था, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे देखें x कहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव है, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा -7y और +49। तो 2x प्लस 8 -7y और +49, प्लस माइनस प्लस 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 49 प्लस 8 इज इक्वल टू +57। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है और इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, आपके पास एक पॉइंट दिया गया एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए एंड बी। अब ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे कि एक पॉइंट आपको दिया गया और दूसरे पॉइंट से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर होते हुए आपने स्लोप निकालनी है। और स्लोप निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए बी की स्लोप चाहिए ना। जब आप ए बी की स्लोप निकालेंगे तो फिर उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली स्लोप को कहेंगे कि ये इसकी स्लोप है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी स्लोप निकालनी है। m1 उसको नाम दे दें बेशक, और दूसरी को m2 नाम दे दें। m1 जब आपके पास आ जाएगी 3/5, तो जब आपके जो m2 होगी वो कैसे निकलेगी, एक माइनस की एडिशन होगी और दूसरी क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएंगी, डिजिट्स ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये 5/3 हो जाएगा और माइनस ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब आपने इक्वेशन निकालनी है 5 - 8 और -5/3। तो इक्वेशन के लिए पॉइंट्स भी आपके पास रिक्वायर हैं और आपने जो निकाली है स्लोप वो भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये फार्मूला यूज करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें स्लोप क्या है -5/3, वो पुट की, x -5 है, ये 5 यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपने इस -5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर चला जाएगा, तो 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा 3y + 24 और -5x + 25। अब x को पॉजिटिव करने के लिए आपने इस साइड पे ले आना है, तो ये आ जाएगा +5x और -25।
इस पूरे को आप इधर ही रहने देंगे, क्योंकि आप दूसरे को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये 3y+24 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5x+3y+24 -25 इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास -1 आंसर आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7.3 को करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। इसके साथ साथ जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।